Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is hematology. तो hematology की एनाटॉमी को स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस. असल में मैंने ये सारा रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन वो वीडियो उड़ गई है. तो एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल उसकी माइग्रेशन को देखते होते हैं. हीमोग्लोबिन का जो मालिक्यूल है उसकी माइग्रेशन को देखते होते हैं. अब हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड होता है. हीमोग्लोबिन के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है. जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं तो ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये कैथोड से एनोड की तरफ चला जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाता होता है. तो इस माइग्रेशन को हम देखते हैं एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर. अब जो एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है हीमोग्लोबिनोपैथी को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है. जो हीमोग्लोबिनोपैथी है क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है. जो क्वालिटेटिव होती है उसमें सिक्कत सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन सी. सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाता है. और हीमोग्लोबिन सी में वो किससे रिप्लेस हो जाता है? लाइसिन से. और क्वांटिटेटिव में आपके थैलासीमिया आ जाते हैं. अब यहाँ पर सारे हीमोग्लोबिन बताए हुए हैं. एक बात रट्टा मार लेना, जो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस पास करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ चला जाता है. अब जो हीमोग्लोबिन ए है उसके पास तो ग्लूटामिक एसिड है तो वो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव के पास बहुत जल्दी भाग जाता होता है. फॉलोड बाय हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन सी. इसकी वजह क्या है? जो हीमोग्लोबिन एस होता है उसमें वैलिन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, वो तो जाएगा ही नहीं. और हीमोग्लोबिन सी उसमें लाइसिन होता है, पॉजिटिव है तो वो भी एनोड की तरफ नहीं जाएगा. क्लियर? इसके बाद है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट. एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट को कॉम्स टेस्ट कहते हैं. ये ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है. ओके, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में एंटीबॉडीज होती है जो आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट होती है. अब ये जो टेस्ट होता है दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट के अंदर आप एंटीबॉडीज देख के आप प्लाज्मा में आरबीसी को देखते हैं. प्लाज्मा में वैसे आरबीसी नहीं होते. अगर आप एंटीबॉडी देख के आरबीसी को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट में आप आरबीसी पास करके एंटीबॉडीज को देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट वाला होता है वो ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के लिए होता है. इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप क्या करते हो? आप पेशेंट के आर जो पेशेंट का कहने का मतलब है जो आरबीसी होता है उसमें आप क्या ऐड करते हो? आप एंटीबॉडी ऐड करते हो. अगर पेशेंट का आरबीसी अगर जो पेशेंट का आरबीसी होगा वो एंटीबॉडी कोटेड होगा या कॉम्प्लीमेंट कोटेड होगा, जो हमने नई एंटीबॉडी ऐड की है उसकी एक ग्लूटिनेशन करा देगी. मतलब अगर एक ग्लूटिनेशन होती है इसका मतलब है उस बंदे के अंदर जो आरबीसी था वो एंटीबॉडी कोटेड था या कॉम्प्लीमेंट कोटेड था. और ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में होता है. जो इनडायरेक्ट होता है इसमें आप आरबीसी ऐड करते हो सीरम में और एंटीबॉडीज के लेवल को देखते हो. ओके, ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप पेशेंट का कहने का मतलब है सीरम लेते हो, उसमें आप आरबीसी ऐड करते हो. अगर एग्लूटिनेशन होती है इसका मतलब है एंटीबॉडीज मौजूद थे या नहीं. इसके बाद है हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस का मतलब है कि जो ब्लड फ्लो को रुक जाना. जब भी वेसल वॉल की इंजरी होती है तो हीमोस्टेसिस एक्टिवेट होता है, थ्रोम्बस बनता है जो कि ब्लड फ्लो को या ब्लड लॉस को कम कर देता है. अब ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जब वेसल्स की या टिश्यू की इंजरी होती है. ओके, अब इसमें जो नॉर्मली एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस करता है. ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को और थ्रोम्बस को मिनिमाइज करता है. यानी अगर एंडोथेलियम नॉर्मल होती है वो थ्रोम्बस को कम कर देती है, लेकिन अगर एंडोथेलियम डैमेज होगी थ्रोम्बस बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस. जो हीमोस्टेसिस होती है उसके दो मैकेनिज्म होते हैं. एक होता है प्लेटलेट प्लग वाला, दूसरा फिब्रिन क्लॉट वाला. जो प्लेटलेट प्लग वाला है वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, फिब्रिन क्लॉट वाला वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है. ठीक ठीक हो गया. प्लेटलेट प्लग में आपका प्लेटलेट और वेसल वॉल में इंटरेक्शन होता है, कोआगुलेशन कैस्केड में क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है. सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस. जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है प्लेटलेट्स की वजह से देखने को मिलती है. सबसे पहले क्या होगा? एंडोथेलियम की इंजरी होती है. जब एंडोथेलियम की इंजरी होती है ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है. अब ये जो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है ये न्यूरल मैकेनिज्म की वजह से हो सकती है या एंडोथेलिन की वजह से होती है. जब एंडोथेलियम डैमेज होता है एंडोथेलिन रिलीज होता है जो वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगा. नंबर टू, जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है आपका एंडोथेलियम डैमेज है तो एंडोथेलियम के नीचे सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हो जाता है. उस पर वॉन विलिब्रियन फैक्टर बाइंड करेगा और ये वॉन विलिब्रियन फैक्टर वीबल पैलेट बॉडी से आता होता है जो कि एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होती है और
प्लेटलेट्स के अल्फा ग्रैन्यूल्स में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है। तो रट्टा मार लेना, जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है उसने प्लेटलेट्स की एडहियन करानी है। कैसे एडहियन करानी है कि जो प्लेटलेट्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर होते हैं वो अटैच होगी वॉन विलिब्रेंट के साथ, और वॉन विलिब्रेंट अटैच होगा सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ। इसके साथ प्लेटलेट की एडहियन होती है। दैट इज वाई जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है प्लेटलेट की एडहियन कराता है। इसके अलावा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता है। अगर फैक्टर 8 स्टेबलाइज नहीं होगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी खराब हो जाएगी। तो अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का डिजीज होता है, प्लेटलेट की एडहियन नहीं हो पाएगी, और कहने का मतलब है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस नहीं हो पाएगा, फैक्टर 8 स्टेबलाइज नहीं होता। और अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो आप डेस्मोप्रेसिन देते हो। तो डेस्मोप्रेसिन होता है वो क्या करता है, एडीएच होता है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करवा देता है। उसके बाद होता है प्लेटलेट की एडहियन हो गया ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर के जरिए। अगर ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है, प्लेटलेट की एडहियन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगा। दिस डिजीज इज कॉल्ड बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। या वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी है, प्लेटलेट की एडहियन नहीं हो पाएगी, फैक्टर 8 कम होगा। क्लियर? एक बात रट्टा मार लेना, जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है, प्लेटलेट काम नहीं करते, तो पेशेंट को सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है। स्किन में पेटिचिया, परपरा, ब्रूजिस, इकाइमोसिस होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एपिस्टैक्सिस, हीमाचूरिया, हिमोप्टोसिस, हिमाचूरिया, ये सब चीजें देखने को मिलती है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है। जब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है तो डीप ब्लीडिंग होती है, मसल्स में और जॉइंट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, एडहियन के बाद प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, डीग्रैनुलेशन करते हैं। डीग्रैनुलेशन की वजह से जो प्लेटलेट के डेंस ग्रैन्यूल होते हैं वहां से एडीपी रिलीज होता है। इसके अलावा कैल्शियम रिलीज होता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है। जो एडीपी होता है वो प्लेटलेट के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इसके लेवल को एक्सपोज कर देता है। जब ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a एक्सपोज हो जाता है तो ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराता होता है। इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन A2 ये भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराता है, और जो कैल्शियम है वो भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराता होता है। अब यहाँ पे 3 एंटी प्लेटलेट ड्रग का जिक्र किया हुआ है। जो एस्पिरिन होती है ये कोक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर देती है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाती। अगर आप एटीपी के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं, लाइक अगर आप इस डायग्राम में देखो, जो एटीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है क्लोपिडोग्रिल, प्रेसोग्रिल, टिकाग्रेलोर, ये क्या करती है, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक करती है। या फिर आप सीधा ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, लाइक एप्टीफिबाटाइड, टिरोफिबान, ये भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन को काम करती है। इसके अलावा अगर ये प्रोटीन ही डेफिशिएंट हो, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a डेफिशिएंट हो, प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्लेन्समैन थ्रोम्बोसिनिया। या फिर इस रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अब प्लेटलेट प्लग की वजह से क्या बनता है, फाइनली आपका प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है, प्लेटलेट प्लग बनता है, और जो प्लेटलेट प्लग होता है कहने का मतलब है ये थोड़ा कमजोर सा होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन बताया हुआ है। डेस्मोप्रेसिन जो होता है ये एडीएच एनालॉग है, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करता है। जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को और फैक्टर 8 को रिलीज करता है तो हम ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज में और हीमोफीलिया में इस्तेमाल करते हैं, उनमें माइल्ड ब्लीडिंग को। इसके अलावा जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है उसने एडहियन करनी है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर से बाइंड करना है। अब इसकी जो एडहियन होती है इसको प्रमोट करने वाला रिस्टोसिटिन होता है। यानी रिस्टोसिटिन टेस्ट अगर आप कराओ, अगर वो एबनॉर्मल मिल रहा है तो प्लेटलेट की एडहियन नहीं हो पा रही। एडहियन क्यों नहीं हो पा रही, कि इसका वजह है कि कहने का मतलब है कि आपका या तो ग्लाइकोप्रोटीन 1b डेफिशिएंट है या फिर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आपके काम है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा ये हमारा प्लेटलेट के डिजीज हो जाते हैं। फिर हम प्लेटलेट के डिजीज वगैरह कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं कोआगुलेशन पाथवे पर। जो कोआगुलेशन पाथवे है ये कोआगुलेशन कैस्केड होता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या कोआगुलेशन फैक्टर्स है ये लीवर बनाता होता है। दैट मींस लीवर का डिजीज है ये सारे कम हो जाते हैं। अब ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो हमारी बॉडी में दो मैकेनिज्म चलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 7th, जबकि इंट्रिंसिक वाला इसमें जो होते हैं इसमें आपका कौन कौन सा होता है, इसमें 8वां होता है, 9वां होता है, और आपको 11वां 12वां देखने को मिलता है। और जो आपका फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 5 और फैक्टर 10 ये कॉमन पाथवे में होते हैं। यानी जो 1, 2, 5, 10 ये दोनों पाथवे में होते हैं। फैक्टर 7 ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए होता है, यानी अगर फैक्टर 7 कम हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा। ओके, और आपका फैक्टर कहने का मतलब है
जो एपीटीटी होता है ये 8, 9, 11, 12 के लिए होता है। ठीक हो गया, क्लियर। अब ये पूरा बेसिक मैकेनिज्म बताया हुआ है सारा इसका। तो बेसिक मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे दो मैकेनिज्म बताए हुए हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इंट्रिंसिक क्यों कहा हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है। एक्सट्रिंसिक जिसको हम बाहर स्टिमुलेट करते होते हैं। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो कैसे स्टिमुलेट होगा, जब हमारी एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है, कोलाजन एक्सपोज होता है या प्लेटलेट एक्टिवेट होती है, उससे स्टार्ट होता है। जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो टिश्यू फैक्टर से स्टार्ट होता है, टिश्यू फैक्टर से स्टार्ट होता है, फैक्टर 7 से स्टार्ट होता है, जबकि आपका इंट्रिंसिक वाला फैक्टर 12 से स्टार्ट होता है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसके लिए पीटीटीटी टाइम होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। क्लियर। तो ये आपके बेसिक मैकेनिज्म आ जाते होते हैं। क्लियर। अब ये पूरा पाथवे है, इंट्रिंसिक में फैक्टर 12 ए में एक्टिवेट होता है, वो 11 को एक्टिवेट कराता है, 11 10 को 11 सॉरी, पहले 12 आएगा, 12 11 को एक्टिवेट कराएगा, 11 9 को एक्टिवेट कराएगा, और जो 9 वाला होता है फैक्टर 9 होता है। ओके, फैक्टर 9 8 को यूज करता हुआ किसको स्टिमुलेट कराएगा, 10 को स्टिमुलेट कराएगा, 12 11 9 10। और जो फैक्टर 10 होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। जो थ्रोम्बिन होता है ये एक्टिवेटेड होता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिर फिब्रिन के मोनोमर्स की एग्रीगेशन होती है जो कि कैल्शियम कराता होता है, वो फैक्टर 13 कराता है। फाइनली आपका क्या बन जाता है, फिब्रिन का मैश बन जाता होता है, फिब्रिन का मैश बन जाता होता है। जब फिब्रिन का मैश बनेगा उसको तोड़ने वाला कौन सा होगा, उसको तोड़ने वाला एक एंजाइम होगा, उसका नाम होगा प्लाज्मिन। जो प्लाज्मिन होता है फिब्रिन को तोड़ देता है, यानी अगर फिब्रिन ज्यादा बन जाएगा उसको तोड़ने वाला फिब्रिनोलिटिक आ जाएगा। ओके, जब फिब्रिन ज्यादा टूटेगा तो डी डाइमर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको उसमें देखने को मिलती है, डीआईसी में देखने को मिलती है। अब जो आपका प्लाज्मिन होता है जो फिब्रिनोलिटिक है, ये प्लाज्मिनोजन से बनता होता है। एंजाइम कौन सा है, टीपीए। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स होती है। ओके, इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली एंटी फिब्रिनोलिटिक होती है, लाइक अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्राइनेक्सामिक एसिड। जब भी हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, तो हम फिब्रिन को टूटने से रोक देंगे, एंटी फिब्रिनोलिटिक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी में क्लॉट ज्यादा है उसको मिनिमाइज करने के लिए थ्रोम्बोलिटिक इस्तेमाल करेंगे, लाइक एमआई में, स्ट्रोक में। उसमें एग्जांपल है अल्टाप्लेस, रीटाप्लेस और टीनकटाप्लेस की। इसके अलावा अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाती है तो उसकी वजह से हीमोफीलिया होगा। फैक्टर 8 कम हो गया फिर हीमोफीलिया ए। और फैक्टर 8 कौन से पाथवे के लिए था, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए था, तो एपीटीटी टाइम बढ़ जाएगा। फैक्टर 9 ये भी इंट्रिंसिक पाथवे के लिए था, फैक्टर 11 ये भी इंट्रिंसिक पाथवे के लिए था। तो इन तीनों में एपीटीटी टाइम बढ़ जाता है। जो हीमोफीलिया ए है, फैक्टर 8 कम होगा, बी में 9 होगा, सी में 11 कम हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ये कम हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या करते हो, आप ना एंटी कोगुलेंट इस्तेमाल करते हो। एंटी कोगुलेंट क्या करती है, इन फैक्टर्स को कम करना शुरू कर देती है। लाइक जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन होती है, हैपरिन क्या करती है, एंटी थ्रोमिन 3 को एक्टिवेट करती है, एंटी थ्रोमिन 3 को एक्टिवेट करती है। एंटी थ्रोमिन 3 फैक्टर 2 और फैक्टर 10 इसको इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा डायरेक्ट फैक्टर 10 के इनहिबिटर होते हैं एपिक्सामान, या डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होते हैं लाइक अर्गेट्रोबान। ये बेसिक क्लिनिकल को रिलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर क्या होता है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर जो एंजाइम है वो है C1 एस्ट्रेस। जो C1 एस्ट्रेस होता है, ओके, C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर, ये क्या करता है, फैक्टर 10 ए को इनहिबिट करता है। जब C1 एस्ट्रेस की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हेरिडेटरी एंजियोएडीमा होता है और क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा जो C1 एस्ट्रेस एंजाइम है, असल में C1 एस्ट्रेस करता क्या है, वो एक एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, वो है कैलेक्रिन। कैलेक्रिन क्या करता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करता है। जब C1 एस्ट्रेस एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो ये क्लैक्रिन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। जब क्लैक्रिन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो क्लैक्रिन ब्रेडिकाइनिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। जब ब्रेडिकाइनिन ज्यादा होगा, वेजोडाइलेशन होगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और पेन आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड हेरिडेटरी एंजियोडीमा। तो C1 एस्ट्रेस की वजह से ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज्यादा होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस होती है, ये आपके 5 और 8 इसको इनहिबिट करती है। ठीक हो गया। जबकि एंटी कोगुलेंट ये किसको इनहिबिट करती है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है, लाइक हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ठीक हो गया। जबकि फैक्टर 10 को इनहिबिट करने वाली हेपेरिन डायरेक्ट फैक्टर 10 ए इनहिबिटर आ जाती है। जो हेपेरिन होती है फैक्टर 2 और फैक्टर 10 दोनों को इनहिबिट करती है। एर्गेट्रोबान फैक्टर 2 को इनहिबिट करती है, थ्रोम्बिन को, और जबकि एपिक्साबान फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद विटामिन के डिपेंडेंट पाथवे आ जाते हैं। जो विटामिन के होता है
ये क्या करता है, ये एक्टिवेट होता है एक एंजाइम से जिसका नाम है एपोक्साइड रिडक्टेज। जब विटामिन की एक्टिव होता है तो वो 2 के साथ 9-10, इसके अलावा प्रोटीन सी और प्रोटीन एस इनकी गामा कार्बोक्सिलेशन कर देता है। जब इनकी गामा कार्बोक्सिलेशन होती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। जो 2 के साथ 9-10 होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जबकि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस ये एंटी कोआगुलेंट होती है। जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस ये करती क्या होती है, ये क्या करती है, ये कहने का मतलब है ये फैक्टर 5 को और फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देती है। ठीक हो गया। ओके, फैक्टर 5 को और फैक्टर 10 को, सॉरी फैक्टर 5 को और फैक्टर 8 को इनहिबिट कर देती है। जब 8 इनहिबिट हो गया तो 9th 10th को एक्टिवेट नहीं कर पा पाएगा। ठीक हो गया, क्लियर। तो ये सारा बेसिक पैथोफिजियोलॉजी बता दिया है। जो आपकी हैपेनिन्स होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेनिन है, वो फैक्टर 2 को और फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देती है। अब जो वारफरीन होती है वो विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन सी नहीं बनेगी, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तो दैट इज वाई अगर वारफरीन की टॉक्सिसिटी होती है, आपने क्या इस्तेमाल करना है, विटामिन के इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया। या फिर आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्रोथ्रोबिन कॉम्प्लेक्स कंसेंट्रेट ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इमीडिएटली रिवर्स करनी है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, स्लोली करनी है तो विटामिन के इस्तेमाल करनी है। न्यू नेट्स में विटामिन के कम होता है, दैट इज वाई आपको विटामिन के इंजेक्शन देने होते हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो जाएगा। विटामिन के आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अगर कहने का मतलब है ये डेफिशिएंट होगा, मतलब कहने का मतलब है जब विटामिन के आपका एंटीबायोटिक यूज करोगे विटामिन के इनहिबिट हो जाएगा। क्लियर। जो एंटीथ्रोबिन 3 होता है, एंटीथ्रोबिन 3 हैपेनिन से एक्टिवेट होता है। ये किन किन को इनहिबिट करता है, थ्रोबिन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा 7th 9th 10th मेनली रट्टा मार लेना, 2 को और 10 को इनहिबिट करता होता है। जो हैपेरिन होता है एंटीथ्रोबिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और एंटीथ्रोबिन थ्रोबिन और फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देता है। अगर फैक्टर 5 में लीडन म्यूटेशन हो जाए जिससे वो हमेशा के लिए एक्टिव हो जाए तो वो प्रोटीन सी से नहीं टूटता। जब प्रोटीन सी से नहीं टूटता तो जो फैक्टर 5 है ये हेरिडेटरी थ्रोम्बोसिस करवा देता है। क्लियर। हेरिडेटरी थ्रोम्बोसिस करा देता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर कोआगुलेशन डिजीज डिस्कस कर लेते हैं। तो कोआगुलेशन डिजीज के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए आपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटीटी कराना होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है और कॉमन पाथवे के लिए। कॉमन वाले 1, 2, 5, 10 आ जाते हैं और जो एक्सट्रिंसिक का जो स्पेसिफिक है वो फैक्टर 7 है। इंट्रिंसिक के लिए आपके सारे आ जाते हैं सिवाय 7 के और 13 के। ठीक हो गया, ये रट्टा मार लेना। जो INR होती है वो भी प्रोथ्रोबिन टाइम को मॉनिटर करती है। ये ज्यादा टेस्ट अच्छा होता है। ठीक हो गया। ओके, ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है इसको मॉनिटर करने के लिए। जो पीटीटी होता है इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है और ये हीमोफीलिया में बढ़ जाता होता है। क्लियर। इसके अलावा जो टीटी टाइम होता है ये मेजर करता है कि जो फिब्रिनोजन है कितना, इसको थ्रोम्बिन टाइम कहती है, कितना फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप एंटी कोआगुलेंट इस्तेमाल करोगे थ्रोम्बिन कम होगा जिसकी वजह से टाइम बढ़ जाएगा, या अगर फिब्रिनोजन कम है ये टाइम बढ़ जाएगा। DIC है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो गया, ये टाइम बढ़ जाएगा। या लीवर के डिजीज है उसमें बढ़ जाता होता है। अब जो कोआगुलेशन डिजीज होते हैं 2 तरीके के होते हैं, या तो क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है या क्लॉटिंग फैक्टर के इनहिबिटर डेफिशिएंट हो गया। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए बी होता है, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8, बी में फैक्टर 9 और सी में फैक्टर 11 इसकी डेफिशिएंसी होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलता होता। अब ये सारे एक्सीलेंट रिसेसिव होते हैं सिवाय हीमोफीलिया सी के। क्लियर। और इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर का डिजीज है तो आपको डीप क्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जॉइंट्स में, नीज में देखने को मिलती है, इजी ब्रूजिंग होती है, ट्रॉमा या सर्जरी के बाद ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या है, डस्माप्रेसिन जो कि ADH एनालॉग होता है इसको रिलीज करा देता है। इसके अलावा इमीसुमाब इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्टर 10 फैक्टर 8, 9, 11 के कंसंट्रेट दे सकते हैं। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है लेकिन 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन सी ये कम हो जाते हैं। इसके अलावा सारे प्लेटलेट के डिजीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो आप वो जरूर देख लेना। ठीक हो गया। प्लेटलेट के डिजीज को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिवाइड करते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर क्वालिटी ठीक होती है, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी खराब हो जाती है।